फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम ऑफिसर्स टॉक। और आज हमारे शो पे स्पेशल गेस्ट हैं मासूम रजा खान, जिन्होंने यूपीएससी 2021 के रिजल्ट में 457 रैंक सिक्योर किया है। तो इनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे ताकि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको बहुत सारी प्रेरणा मिल सके। मासूम, यू मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम and a lot of congratulations for huge success. Thank you, sir, for this congratulations message and inviting me in this your show. I'm very thankful for this. इतनी बड़ी सक्सेस मिली है तो इस पे आप कैसा फील कर रहे हैं एंड फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था? सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था और मेरे फैमिली वाले जिसमें मेरे माता पिता और मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर्स, इन सब काफ़ी टाइम से ये लोग वेट कर रहे थे। तो ये जो रिज़ल्ट आया ये मेरे लिए काफ़ी प्रेरणादायक था और काफ़ी ये था कि बहुत टाइम के बाद मुझे एक अच्छी खबर मिली। बिल्कुल। तो वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी मेरे लिए। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। सर, मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में पैदा हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली आया और दिल्ली में मेरी पढ़ाई काफ़ी जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई। स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई स्टार्टिंग में। सरोजनी नगर में इसमें पढ़ा। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है वहाँ पर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक के लिए छोटा मोटा काम किया। उसके बाद दोबारा मैं तैयारी में जुट गया और तैयारी के टाइम पर काफ़ी मुझे मेरे लाइफ में अप एंड डाउन्स आए, बट फिर भी मैंने अपनी मेहनत और अपने संयम रखा, मेहनत करा और संयम रखा, जो आज इस मुकाम तक मैं पहुंच पाया। बिल्कुल। बिहार के एक छोटे से शहर सीतामढ़ी से निकलकर और यूपीएससी में सिलेक्शन तक की आपकी जर्नी, तो उसमें बहुत सारे फेजेस आए होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे, पड़े होंगे और बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए होंगे। मैं चाहूँगा कि इस एक्सपीरियंस को शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खुद से आपको जोड़ सके कि हाँ, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो भी इस फेज से गुजरे हुए होते हैं। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, उसमें अप डाउन तो आते ही हैं, मुश्किलात आएंगी और कई बार ऐसा मन करेगा कि आप शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आपको हिम्मत बचा के रखनी चाहिए। आप किसी भी जगह से आए, चाहे वो अर्बन इलाका हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, हर किसी को किसी न किसी टाइप का मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप संयम रखें और अपने कुछ करीबी दोस्तों के टच में रहें और अपने माता पिता के साथ हमेशा बातचीत करते रहें, तो ये आपकी मुश्किलात जो भी होगी वो आसान हो जाएंगी। और आप मुश्किलें कितने भी आएँ, लेकिन आप अगर कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं तो सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलती है। तो ये आपको मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, आपको सही लोगों के गाइडेंस में रहना चाहिए और साथ साथ में आपको मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आप सही लोगों के गाइडेंस में रहेंगे तो मेहनत आपको एक दिन जरूर उसका फल मिलेगा। मैं चाहूँगा इसमें से वो एक चैलेंजिंग मोमेंट शेयर करें जिसमें आपको लगा होगा कि मैं बहुत ब्रेक डाउन हो गया हूँ और बहुत ज़िंदगी रुला रही है, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, और फिर उसको आपने हैंडल किया हो। और हाँ, ऐसा मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैंने 2020 का प्री दिया था और मेरे नंबर काफ़ी अच्छे बन रहे थे और मुझे लगा था कि मैं सक्सेसफुल पीटी क्वालिफाई हो जाएगा इस बार। तो उस टाइम मेरा पीटी नहीं हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड था मेंस के लिए और मुझे लगता था कि इस बार पीटी हुआ तो होपफुली मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बट पीटी नहीं हो पाया तो उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ और कुछ टाइम तक मैं काफ़ी डिप्रेस भी रहा, अकेले में कई बार रोया भी मैं। लेकिन मेरे दोस्त मेरे साथ जो थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, खास करके मेरे एक दोस्त है सुनील और मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा कि मेरी वाइफ जो उरूसा नौरीन है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो ये इमोशनल मोमेंट जो था इसको मैं ओवरकम कर पाया और फिर दोबारा उनके सपोर्ट से और कुछ लोगों के गाइडेंस से, जैसे सर आपने भी मुझे टाइम मैंने आपसे बात की थी, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, तो इसके मैं ओवरकम कर पाया। आप किसको अपना आइडियल मानते हैं और क्यों मानते हैं? मेरे लिए मेरे आइडल मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मैंने उनको हमेशा से देखा है कि बड़े अलग अलग मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें पढ़ाया। और क्योंकि अगर वो इतना मेहनत से नहीं पढ़ाते और मैं बिहार से दिल्ली नहीं आता तो शायद मैं इस जगह जहाँ मैं बैठा हूँ मैं नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेरी पढ़ाई में के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की
और काफ़ी सपोर्ट किया कि हम पढ़ाई करें। तो मैं अपने पापा को अपना आइडल मानता हूँ। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में आप प्रीलिम्स एंड मेंस की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी उसको शेयर करें, साथ में आपने कौन कौन से कंटेंट यूज किए थे यानी स्टडी मटेरियल पढ़ाई के दौरान। मेरा प्रीलिम्स के लिए सबसे जो स्टार्टिंग से ही तरीका था, मेरा प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा है, मैंने कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। बस 2020 में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। तो मेरा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले तो सिलेबस को देखिए, यूपीएससी के सिलेबस को देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो सही से उनको सिलेबस तक नहीं पता होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्शन से भटक जाते हैं। तो मेरा सबसे क्लियर था कि सबसे पहले आप यूपीएससी के सिलेबस को देखें, फिर सेकेंडली आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, ताकि आपको समझ में आए कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है किस टाइप के है। आप जब समझ पाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद मैंने एनसीईआरटी के सिलेबस एनसीईआरटी को सही से पढ़ा, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन पता चल जाता है कि किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो उसके बाद आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कहाँ पर पढ़ना है और कहाँ छोड़ देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ भी होता है सब कुछ पढ़ते रहते हैं। तो ये एनसीईआरटी किस क्लास से किस क्लास? मैंने अलग अलग क्लास के अलग अलग लेवल पे एनसीईआरटी पढ़ी यूज करी थी। जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए पूरी यूज करी, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी यूज करी, और ज्योग्राफी के लिए मैंने 11 और 12 की एनसीईआरटी यूज करी थी। और मैंने साइंस की जनरली यूज नहीं की, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से आता था, तो मैंने साइंस की यूज नहीं की। बट मैंने जैसे पॉलिटी की यूज करी, पॉलिटी की 11 की एनसीईआरटी और 12 की एनसीईआरटी यूज करी, और कई बार बेसिक रीडिंग भी जो नीचे एनसीईआरटी वो भी करी। उसके बाद मैंने जो आपके जो बेसिक बुक्स होते हैं जो सबको ही पता होता है लगभग, जैसे मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत यूज किया, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्री राम के लिए जो बुक आते हैं वो यूज कर लिया कई बार। और कई बार जैसे रमेश सिंह भी पढ़ा था आपने? नहीं, मैंने रमेश सिंह कभी नहीं पढ़ा। रमेश सिंह मैंने जुल्फिकार सर के नोट्स जरूर पढ़े थे, जो अभी नहीं है, कोविड में उनकी डेथ हो गई, बट उनके नोट्स पढ़े थे मैंने। बिल्कुल। तो ये रहा मेरा। प्लस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। उसके बाद ही आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज यूज करें। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूज कीजिए, पीटी और मेंस दोनों के लिए ही वैलिड है ये। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। सेल्फ नोट्स आपने बनाए थे अपने खुद के? हाँ जी, मैंने बनाए थे। मैंने एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शन था, मैंने उसकी कोई कोचिंग नहीं ली थी, तो मैंने ज्यादातर बुक्स यूज करके ही जो उनके नोट्स बनाए थे। और मैं न्यूज़पेपर के नोट्स रेगुलर बनाता था, जो काफी मेंस में हेल्पफुल थे मेरे लिए। मतलब जीएस से जो रिलेटेड था? जी, मैंने जीएस के लिए न्यूज़पेपर यूज किया, और कुछ बेसिक जो बुक्स होते हैं जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मैंने उनको यूज किया। आज के डेट में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जो ज्यादातर हमारा यूथ आ रहा है वो पावर और फेम के चक्कर में आता है। एक्चुअल में सिविल सर्विसेज है क्या, या इसमें जाने का मकसद क्या होना चाहिए, वो बहुत कम लोगों, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट मिलते रहते हैं, मेरा इंटरेक्शन होता है, तो मुझे ये फील होता है कि नॉलेज कम है, पता ही नहीं सिविल सर्विसेज में क्या करना है। ठीक है, तो इस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं इससे? मेरा मानना है कि सिविल सर्विस एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर कई प्रकार के लोग उसकी तैयारी करते हैं, और कई लोगों के लिए अलग अलग कारण होते हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली पावर और प्रिविलेज उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, बट जहाँ तक मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के लिए देश सेवा और समाज सेवा सबसे बड़ा एक मोटिवेशन होता है। पर्सनली मेरे लिए भी ये था कि मैं जिस बैकग्राउंड से उठ के आया हूँ और मैं यहाँ तक पहुँचा, तो मैं ऐसे वर्ग जो समाज में पिछड़े हैं, या फिर आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर, खास करके मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, और इसलिए मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन करने का सोचा मैंने। बिल्कुल। जो यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम है वो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चे में है। हालांकि इस प्रोग्राम को तो हम लोग बहुत पहले से रन कर रहे हैं, जिसके आप मेंबर भी रहे हैं। इसमें एकेडमिक सपोर्ट, ब्यूरोक्रेटिकल अप्रोच, इमोशनल स्किल या एजुकेशन, साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल, इसको कितना जरूरी मानते हैं यूपीएससी स्टूडेंट के लिए? मेरा मानना है कि कई बार क्या होता है कि आप जब आपके पास संसाधन नहीं होते हैं तैयारी करने के लिए, और आप ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जहाँ पर आपके पास लोगों को गाइडेंस नहीं होता, तो उस कारण क्या होता है, कई बार आप अपने रास्ते से भटक जाता है। तो उस संदर्भ में मैं मानता हूँ कि आपके पास एक सही गाइडेंस और सही मेंटरशिप होना चाहिए। तो सही गाइडेंस और सही मेंटरशिप आपके समय को बचा सकता है तैयारी करने के लिए, और आपको ये बता सकता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये मानना है कि आप जो ये गाइडेंस प्रोग्राम है वो काफ़ी सही है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनके पास गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। आपको इसका कितना बेनिफिट मिला था? मैं मानता हूँ कि मेरे लिए थोड़ा ये जो गाइडेंस प्रोग्राम था, इससे थोड़ा ये बेनिफिट हुआ कि
आप कुछ चीज़ें क्या नहीं पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल जो भी स्ट्रेटजी है उसमें हेल्प मिली। हाँ, थोड़ा हेल्प, स्टडीज में थोड़ा हेल्प मिला। अभी हमारा कंट्री जो इंडिया है, ये खुद यहाँ का कल्चर बहुत रिच है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत तेजी के साथ हमारे कंट्री का वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है, यानी पश्चिमीकरण होता जा रहा है। आप इससे क्या समझते हैं? क्या हमारे यूथ में अपने कल्चर को लेके अवेयरनेस कम है, या हमारा यूथ अपने कल्चर के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहा है? देखिए, आज के दिन में पहली बात तो ये है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हर कंट्री में ना किसी टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है। हमारा इंटरेक्शन वेस्ट से हो रहा है, तो वेस्ट से जब इंटरेक्शन होगा तो कुछ कल्चरल वैल्यूज जो होंगी वहाँ से हमारे यहाँ पर आएंगे, और हमारे कुछ कल्चरल वैल्यूज यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो ये सही बात है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं वेस्टर्न इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम अपने कल्चर को भूल गए हैं। हाँ, आज भी हम अपने कल्चर रूट्स को कहीं ना कहीं हम उसमें हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वेस्ट का ही कल्चर इंटरेक्शन हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे देश का भी जो वैल्यू सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट में जा रहा है। जैसे योगा है, या फिर दिवाली सेलिब्रेशन है, या ऐसी छठ पूजा है बाहर जो बिहार के, यूएस के मैंने देखा था एक बार शिकागो के बीच तक भी पहुंच गया है। तो मैं मानता हूँ कि ये वन वे नहीं है, टू वे है, बट हमें अपने वैल्यू सिस्टम को बचाते हुए जो अच्छी चीजें बाहर की उनको सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देश में यूथ के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज के डेट में वो है रोजगार, यानी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड अभी बहुत बड़े पैमाने पे जो देश के युवा हैं वो बेरोजगार हैं, ठीक है। आप इसका रीजन क्या मानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी, और इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहली बात तो ये जानना होगा कि हमारा एक देश बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पे नो डाउट एम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है, बट एट द सेम टाइम आज के दिन में मैं मानता हूँ कि यूथ के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एरिया में हो, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो, और जहाँ पर ज़रूरी है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है उसके लिए हमें बहुत, जहाँ तक मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अदर इश्यूज भी हैं, जैसे कि स्किल जो है, हमारे यूथ को स्किल की ज़रूरत है और एजुकेशन की ज़रूरत है, और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे ही ठीक होगी। चैलेंजेस तो हैं, बट मेरा मानना है कि धीरे धीरे ये कवर हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम यूथ को अलग सरकारी क्षेत्र के बजाय जैसे प्राइवेट क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी नया ऑप्शन है, तो कई बार हम लोग को अलग अलग ऑप्शन ट्राई करने चाहिए। जैसे मैं भी तैयारी के साथ साथ प्राइवेट जॉब में थोड़ा बहुत टाइम काम करता था एक बैकअप के तौर पे, कि अगर यहाँ नहीं होता है तो मैं प्राइवेट क्षेत्र में जाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे बच्चियों को जॉब नहीं करने दिया जाता है। इसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसा होता है कि जब बच्ची निकलती है बहुत सारी फैमिलीज में जॉब करने के लिए, तो वहाँ की सोसाइटी उनके पेरेंट्स को और बच्ची को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, उनके बारे में उल्टे सीधे भद्दे गंदे कमेंट बाजी होने लगती है। सेकेंडरी कुछ फैमिलीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी घर की बच्ची जॉब करने जाएगी, एक इगोइस्टिक, हमारे खानदान खून की परंपरा है कि हमारे घर की बच्चियां ये नहीं करती हैं। इसको आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और सोच में बदलाव होना जरूरी है। बच्चियों को भी उतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए उनको कैरियर चुनने के लिए, या जो भी वो करना चाहती हैं। इस पे आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना है कि ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और कहीं ना कहीं इसका रीज़न मैं समाज में जो पितृसत्ता जो एटीट्यूड है उसको मानता हूँ। कई बार लोग सक्षम होते हुए बेटी को नहीं पढ़ाते, कि उनको मानते हैं कि उनकी घर की बेटी बाहर जाके पढ़ाई करेगी तो उनकी क्या इज्जत रहेगी। और कई बार सिक्योरिटी रीजंस पे कई लोग जेन्युइन होते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये समझना चाहिए कि आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, जहाँ पर हमारे देश के सामने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस भी हैं, और उस एरिया में अगर हम हमारे मेल और फीमेल दोनों अगर आगे नहीं आते हैं तो जो हमारे देश का जो कोई भी लक्ष्य हो उसको अचीव करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इस बार ही देखिए सिविल सर्विस एग्जाम में जो टॉप 3 रैंक है वो तीनों लड़कियों ने ऑक्यूपाई किया। वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उनके माँ बाप और उनके समाज ने उनको मौका दिया कि वो आगे आगे पढ़े। अगर यही मौका उनको नहीं दिया होता तो वो नहीं पढ़ पाते। सेम टाइम पर अभी कुछ टाइम पहले ही निखत जरीन जो बॉक्सर थी उन्होंने चैंपियन लेवल पे वो जीत कर आई है। वो इसलिए क्योंकि उनके माता पिता ने कहीं ना कहीं स्टैंड लिया ऐसे रूढ़िवाद समाज के खिलाफ जो कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे खींचती है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनलेस और अनटिल हम उनको नहीं पढ़ाएं और उनको बराबर मौका ना दें तो हमारा समाज प्रोग्रेस जिस लेवल पे करना चाहिए और जिस स्पीड से करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो ये मैं ऐसे आपके माध्यम से समाज जो ऐसे लोग हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि अपने बेटे के साथ साथ अपने बच्चों को भी उतना ही मौका दीजिए जिनका अपना, ताकि वो अपना डेवलपमेंट को करके वो आगे बढ़ पाए और समाज में आपका और समाज का नाम रोशन कर पाए।
बिल्कुल। जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि जो आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप करना क्यों चाहते हैं, और आपके अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। आप करना चाहते हैं तो किसी बाहर का कोई सिलेक्शन हो गया या फिर पर्क्स या पावर को देख कर नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी फेड हो जाएंगे इससे, और आप सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे। एट द सेम टाइम जब आप डिसाइड कर लें तो आप मेहनत से और पूरी लगन से लगे, और आपको चीज़ों का सही से पता होना चाहिए कि आप कैसे करेंगे और क्यों करेंगे और कब करेंगे। अनलेस अगर आप सही से डिसाइड नहीं करेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये रखिए पहला। और दूसरा चीज़, आप मेहनत कीजिए, और कभी भी सिचुएशन अगर ख़राब आती है तो आप हार मत मानिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, अपने माता पिता के संपर्क में हमेशा रहिए। बिल्कुल। मासूम, थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना बेशकीमती टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे दिया। इससे बहुत सारे यूथ को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आपका फ्यूचर और ब्राइट हो, आप जब फील्ड में जाएं तो और बेहतर तरीके से देश की सेवा करें। थैंक यू नासिर सर फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे आपका तो थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री टाइम पर जो मैंने गाइडेंस मिला मुझे, उसके लिए थैंक यू। और दूसरा इंटरव्यू के टाइम पर जो आपने हेल्प की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके।